बांग्लादेश में हालात जिस तेजी से बिगड़े हैं, उसने ढाका से लेकर दिल्ली तक चिंता बढ़ा दी है। दोस्ती और भरोसे की बातों से शुरू हुआ सप्ताह अब सड़कों पर हिंसा, भारतीय उच्चायोग पर हमलों और तीखे राजनीतिक बयानों तक पहुंच गया है। भारत के लिए ये सिर्फ कूटनीतिक असहजता नहीं, बल्कि सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुका है। मंगलवार को बांग्लादेश के अधिकारियों ने कहा कि भारत के साथ रिश्तों को अब नया आयाम मिलेगा और बुधवार को भारत ने सवाल किया कि ढाका में भारतीय उच्चायोग के दफ्तरों पर हमला क्यों किया गया। When the election campaign started and one candidate from the National Citizens Party was shot, then they started blaming India for that within hours, calling on a high commissioner, talking about that, and then whipping up the frenzy to let the Islamist groups come near the Indian High Commission and threaten the security and stability of the people who are in the High Commission, the High Commissioner himself. This is completely wrong. It's completely illegal. शरीफ उस्मान हादी पिछले साल जुलाई क्रांति के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक था। 12 दिसंबर को उस पर गोली चलाई गई और सिंगापुर में इलाज के दौरान 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। शनिवार को संसद भवन के सामने जनाजे की नमाज के लिए लोग जुटे और भारत के खिलाफ नारे लगाए गए। सिर्फ नारेबाजी नहीं होती है, भारतीय उच्चायोग के दफ्तरों पर हमला शुरू हो जाता है। चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग पर पत्थरबाजी होती है और उसके बाद शुरू होता है भारत का एक्शन। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आर.सी. तिवारी शनिवार को त्रिपुरा में बेलोनिया बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा करते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और सैन्य तैयारी की समीक्षा करते हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो 3 तरफ से घिरी हुई है। इस सीमा का बड़ा हिस्सा अभी भी बिना बाढ़ का है, जिससे घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार अपराधों का खतरा बना रहता है। By the death of that student leader who was shot earlier. But I don't think these are spontaneous protests. These are all organized by certain forces who want to show how powerful they are and who want to intimidate and who want to create an anti-India sentiment in that country. The sentiment is already there to some extent, but what they are trying to do is to make it bigger. And because their intention is perhaps to scuttle the election so that they can continue to exercise this kind of mob power. We are obviously concerned. उधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को भारत के लिए 1971 के बाद की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बताया गया है। We are obviously concerned, and there are irresponsible elements in Bangladesh who are saying very, very silly things. You saw the statement recently from one student leader saying he's going to separate the 7 states from the rest of India. I mean, who is he to talk like this? But there are people doing this. And therefore, we are very conscious that there are such elements running loose. And we hope that there will be some constructive action by the authorities to ensure that the fundamental interests of India are not harmed. रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में अशांति के पीछे पहली बड़ी वजह है इस्लामिक कट्टरपंथ का बढ़ना, दूसरी वजह है चीन और पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव और तीसरी वजह है शेख हसीना की आवामी लीग की राजनीतिक पकड़ का कमजोर होना। रंगपुर, सिलहट, खुलना, बारिसाल और चटगांव में अल्पसंख्यक हिंदू आबादी लगातार हमले का शिकार हो रही है। अब बात बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को बुलाकर कड़ा प्रतिरोध दर्ज करवाने और वीजा काउंसलेट बंद करने से आगे पहुंच चुकी है, क्योंकि भारत के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। चुनौती नंबर 1, हिंदुओं पर हमले तेज। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक जो लगभग 8 से 10% बचे हैं, उन पर हमले शेख हसीना सरकार के पतन के बाद तेज हो गए हैं, जो भारत के लिए विस्फोटक स्थिति का प्रमुख कारण है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में जमात-ए इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों का प्रभाव बढ़ा। संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार मई 2025 तक हिंदुओं पर 2446 हमले दर्ज किए गए, जिसमें मंदिर, घर और व्यवसाय लूटने के मामले शामिल हैं। ढाका, चटगांव, खुलना में हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा। ये भारत के लिए विस्फोटक है। चुनौती नंबर 2, घुसपैठ और आतंकवाद का खतरा। 2025 में भारत बांग्लादेश सीमा पर 1104 घुसपैठ के प्रयास
और 2556 गिरफ्तारियां हुई। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता से JNB जैसे ग्रुप सक्रिय हुए हैं और उन्हें पाकिस्तानी ISI का समर्थन प्राप्त है। उत्तर पूर्व में विद्रोही ग्रुप्स को आधार मिल सकता है। सीमा पर तस्करी और आतंक बढ़ा है। भारत ने BSF को अलर्ट किया है, लेकिन फिर भी घुसपैठ से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा बढ़ रहा है। चुनौती नंबर 3, चीन पाकिस्तान की घेराबंदी। बांग्लादेश में चीन पाकिस्तान का प्रभाव पड़ना भारत की रणनीतिक घेराबंदी है। 2025 में त्रिपक्षीय मीटिंग हुई। CPEC को बंगाल की खाड़ी तक विस्तार करने की योजना सामने आई। चीन ने मोंगला पोर्ट और एयरबेस विकसित किए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में सैन्य सहयोग बढ़ाया है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरे में डालता है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद यूनुस सरकार ने पाकिस्तान से संबंध बहाल किए और चीन से निवेश लिया, जिससे भारत का प्रभाव कम हुआ। और अब जिस तरह वहां भारतीय उच्चायोग पर हमले किए जा रहे हैं, वो भारत के लिए खतरे की घंटी के बजने जैसा है। China has done a lot of projects there. They are working on the Mongla port. They are working on other things, and then there is a possibility that they might take up the Teesta project, which is like the what you call preparing the river for certain, bank, kind of hardening the banks, etc., so that there's no flooding. So that they have been doing that for quite some time. They have other projects also. They have built bridges, etc. So they are definitely involved in Bangladesh. They are involved with the military because they provide all the military equipment. Just like Pakistan, Bangladesh army buys a lot of Chinese equipment. So these are some of the areas where China has kind of influence, as one would say. 1971 की साझा विरासत से उपजा भरोसा आज सड़कों पर गूंजते भारत विरोधी नारों के बीच कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि क्या अंतरिम सरकार हालात पर काबू पाएगी या कट्टरपंथ और बाहरी दखल रिश्तों की खाई को और गहरा करेंगे। भारत फिलहाल चौकन्ना है, क्योंकि सीमा पर जरा सी चूक भारी पड़ सकती है।